हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। दोस्तों, पौधों में आपको पता होगा कि पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें पर्णहरिम होता है और पत्तियां क्या करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से अपना भोजन बनाती है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाता कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, तो इसका आंसर हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावण को कहते हैं। आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, हार्मोन, ऑप्शन बी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी शर्करा या फिर ऑप्शन डी एंजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्मोन। दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता बाह्य स्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, तो इसका आंसर हो जाता एंजाइम। तो ये आंसर ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं और बाह्य स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन आपके सामने है, 2/3, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4 या फिर ऑप्शन डी आधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992-93 में हुआ था। अच्छा, इसके दौरान क्या हुआ था, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें किसका प्रावधान था, इसमें था ग्राम पंचायत का प्रावधान। तो पंचायती राज का प्रावधान किस संविधान की अनुसूची में है, तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में है। अच्छा, इसी में क्या कहा गया था, इसी में कहा गया था कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित की जाएंगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 74वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था, याद रखिएगा इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था जिसमें नगर पालिका का प्रावधान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दामोदर, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है सोन या फिर ऑप्शन डी है पुनपुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी। दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार में है और ये नदी अपने मार्ग में निरंतर परिवर्तन करती रहती है, जिस कारण इसके आसपास के इलाकों में क्या होता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाता दामोदर। अगर आपसे पूछा जाता उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, तो इसका याद रखिएगा इसका आंसर हो जाता गोदावरी नदी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है पारद यानी कि क्विक सिल्वर, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी शुष्क बर्फ या फिर ऑप्शन डी इप्सम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुष्क बर्फ। दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं शुष्क बर्फ को, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है, जो पृथ्वी उष्मायन की घटना होती है, उसमें कौन से गैस का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, कौन सा गैस ज़्यादा प्रभावी होता है, तो इसका आंसर हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है मिजोरम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछा जाता भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका याद आंसर हो जाता हेमिस हाई। कौन सा है, हेमिस हाई। और ये कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाता साउथ बटन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है। ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गोदावरी को, ऑप्शन बी कृष्णा को, ऑप्शन सी गोदावरी को या फिर ऑप्शन डी नर्मदा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी को। दोस्तों दक्षिण की गंगा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी को, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तो इसका आंसर हो जाता गोदावरी। याद रखिएगा दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं और दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी को कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका आंसर हो जाता गोदावरी नदी। अगर आपसे पूछा जाता कि वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाता गोदावरी। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन आपके सामने है लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी लिटिल निकोबार, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार या फिर ऑप्शन डी वेरेन द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेरेन द्वीप। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वेरन। ये कहाँ पर है? वेरन द्वीप पे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी कौन सा है तो इसका आंसर हो जाता माउंट कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। अगर आपसे पूछा जाता विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी कौन सा है तो इसका आंसर हो जाता किलिमंजारो, और ये कहाँ पर है तो ये है तंजानिया में। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल का उल्लेख करता है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 350। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। दोस्तों जो भारतीय संविधान में भाग 18 है इसके तहत आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 18। अगर आपसे पूछा जाता है आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगर आपसे पूछे किस किस अनुच्छेद में है तो 3 अनुच्छेद आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, ऑप्शन 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 360 में है। अगर आपसे पूछा जाता है किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक भारतीय संविधान का नहीं हुआ यूज़ तो इसका आंसर हो जाता है अनुच्छेद 360, जिसका यूज़ अभी तक नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है नई दिल्ली, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी इलाहाबाद या फिर ऑप्शन डी करनाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंगलुरु। दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है तो इसका आंसर हो जाता है देहरादून। अगर आपसे पूछा जाता है सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी संस्थान कहाँ पर है तो इसका आंसर हो जाता इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थान पद्धति नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन बी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पार्क या फिर ऑप्शन डी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। दोस्तों जीवों के संरक्षण के लिए 2 पद्धति अपनाई जाती है, एक होता है स्वास्थानीय पद्धति और एक होता है वाह्य स्थानीय पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, स्वास्थानीय संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको बढ़ने दिया जाता है, उनका विकास होने दिया जाता है। लेकिन बाह्य स्थानीय पद्धति के द्वारा क्या होता है, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखूँ तो एक जंगल जो है एक स्वास्थानीय संरक्षण है, क्योंकि वहाँ पर पौधे खुद ब खुद उगते हैं, खुद ब खुद विकसित होते हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग करें अपने घर में तो आप अपनी तरफ से उसमें क्या कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, यानी कि वहाँ क्या हो गया, वहाँ पर बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई कौन सा स्वास्थान संरक्षण नहीं है, तो याद रखिएगा वानस्पतिक उद्यान नहीं है, बाकी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये तीनों की तीनों बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या फिर संविधान की आत्मा किसे कहा है? ऑप्शन आपके सामने है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या फिर भारतीय संविधान का हृदय कहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य का राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।